पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कंसाइनमेंट में टाइप्स ऑफ कमीशन, कितने तरह का कमीशन कंसाइनी को मिलता है, एक कंसाइनर अपने एजेंट को कितने तरह का कमीशन देता है। तो फर्स्ट कमीशन आपको बताए थे पिछले क्लास में, सिंपल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन। सिंपल कमीशन किस पर निकलेगा? सिंपल कमीशन निकलेगा टोटल सेल पर, टोटल सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन और बाई क्या होगा 100। इसका फॉर्मूला है टोटल सेल इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100। अब टोटल सेल कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स इक्वल टू आता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। कैश बेचो या क्रेडिट बेचो भैया, दोनों बेचोगे तो दोनों के ऊपर टोटल सेल के ऊपर लगेगा कमीशन, कोई दिक्कत है? अब चलते हैं नीचे। पहला डेल क्रेडियर कमीशन कैसे निकलेगा? परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन किस पर निकलता है? तो अगर आपने मार्केट में उधार बेचा और उधार बेचा हुआ पैसा अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो कमीशन मिलता है उसको कौन सा कमीशन बोलते हैं? डेल क्रेडियर कमीशन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेल क्रेडियर कमीशन में कमीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट सेल पर मिलता है, नेट क्रेडिट सेल पर मिलता है ये कमीशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट क्रेडिट सेल ना दे तो टोटल सेल के ऊपर भी निकाला जा सकता है। टोटल सेल इंटू रेट बाई 100, रेट ऑफ कमीशन बोलते हैं इसको हम लोग, और बाई 100। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेल क्रेडियर कमीशन जब भी निकलेगा तो किस पर निकलेगा? नेट क्रेडिट सेल के ऊपर। अगर नेट क्रेडिट सेल आपके क्वेश्चन में नहीं दिया तो टोटल सेल के ऊपर चार्ज करेंगे। अब ये दिया ही नहीं क्रेडिट में कितना बेच रहे, खाली लिख दिया सेल्स, केवल लिखा है सेल 50,000 रुपये का। तो भैया सेल्स लिखा है तो कन्फर्म नहीं कि क्रेडिट है कि कैश है, तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो टोटल सेल निकाल देंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल स्पेशली मेंशन कर दिया है कि क्रेडिट सेल के ऊपर लगेगा तो फिर क्रेडिट सेल के ऊपर चार्ज करेंगे। तो क्वेश्चन में देखना है कि क्रेडिट सेल अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल होगा तो इसी पर निकालेंगे, और अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो किस पर निकालेंगे? टोटल सेल्स के ऊपर निकालेंगे। अब उसके नीचे देखते हैं एक और कमीशन था, डेल क्रेडियर क्यों मिलता है? तो जितना मार्केट में उधार बेचे उसको वसूल करने के बदले में जो कमीशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। और इसका होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन किस पर मिलता है? अधिभावी कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन मिलता है सरप्लस सेल के ऊपर। किस पर मिलता है? सरप्लस सेल के ऊपर। कमीशन इक्वल टू होता है सरप्लस सेल इनटू रेट, रेट ऑफ कमीशन, और बाई क्या हो रहा है 100। सरप्लस सेल क्या होता है? जिस प्राइस पर आपको बेचने के लिए भेजा गया है, कंसाइनर जिस प्राइस पर अपने एजेंट को माल बेचने के लिए भेज रहा है, अगर उसका एजेंट उस प्राइस से ज़्यादा पर बेच देता है तो उसको बोलते हैं सरप्लस सेल। और सरप्लस सेल के ऊपर हम लोग ये कमीशन देते हैं। तो इसका होगा सरप्लस सेल, जितना भी एक्स्ट्रा बेचा होगा। अगर हम 1 लाख में बेचने के लिए भेजे थे, 1 लाख का माल है भैया, और वो 1,20,000 में बेच देता है तो सरप्लस कितना बेचा? 20,000। तो 20,000 के ऊपर आपको अलग से कमीशन मिलेगा, ओवर राइडिंग कमीशन। यानी ये कमीशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको मिलना ही मिलना है। ये दोनों एडिशनल कमीशन होता है, इसलिए आप देखेंगे लिखा होगा स्पेशल कमीशन है ये दोनों। ये सिंपल कमीशन सबको देना है, और ये स्पेशल कमीशन है जो तब मिलेगा जब ऐसा सिचुएशन आएगा और आप इस सिचुएशन को फुलफ़िल करेंगे, इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे, तभी आपको ये कमीशन मिलने वाला है। नहीं तो जनरल कमीशन तो आपको मिलना ही मिलना है। ये इसका कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन में पता चलेगा, क्योंकि कितना सारा हम लोग क्वेश्चन लेके देखेंगे। याद रखना है कि ओवर राइडिंग क्रेडिट सेल के ऊपर निकलता है। अगर क्रेडिट सेल दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो टोटल सेल ही लेके हम लोग काम चला लेंगे, कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसका अकाउंटिंग देखते हैं, क्या क्या करेंगे अकाउंटिंग में।
तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं दोनों पार्टी के बुक में। अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि आखिर कंसाइनमेंट में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता है, कंसाइनर और कंसाइनी। सारा अकाउंटिंग जो है कंसाइनर के लिए होगा, क्योंकि अभी आपको हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि कंसाइनर अपने रिस्क पर कंसाइनी को माल बेचने के लिए भेजता है। रिस्क किसका होता है? कंसाइनर का। यानी हम मालिक अगर हैं तो हम अपने रिस्क पर अपने एजेंट को, अपने कंसाइनी को माल बेचने के लिए अगर भेज रहे हैं तो सारा रिस्क मेरा है, सब कुछ मेरा है। बिकेगा तो वो क्या करेगा? कंसाइनी बिकेगा तो सर्टेन परसेंटेज कमीशन काट लेगा, और अगर कुछ खर्चा हुआ होगा तो काट लेगा, और बाकी पैसा हमको भेज देगा। तो सारा जो अकाउंटिंग होगा वो कंसाइनर के यहाँ होगा, कंसाइनी के यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कंसाइनी सिर्फ एक अकाउंट्स बनाएगा। कंसाइनी जो एजेंट है वो किसका अकाउंट बनाएगा? वो खाली सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा एजेंट, ताकि पता चल सके एजेंट बनाता है अपने यहाँ कि कितना माल हमको कंसाइनर से आया, हमने कितना माल बेचा और कितना पैसा हम कंसाइनर को भेजे। इसका रिकॉर्ड रखने के लिए कंसाइनी भी कुछ अकाउंट्स बनाता है, लेकिन हम लोगों को जो ज़्यादा अकाउंटिंग करना है वो कंसाइनर के बुक में करना है। तो चलिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं दोनों बुक में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कंसाइनमेंट समझ जाओगे ना? चलिए, लिखने की जरूरत नहीं कि कंसाइनमेंट का, क्योंकि चैप्टर कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं ना। लेखांकन व्यवहार, बताओ क्या करेंगे? तो कितने पार्टी होते हैं? सबसे पहला पार्टी है होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की पुस्तक में क्या करेंगे? प्रेषक की पुस्तक में, कंसाइनर के बुक में कौन कौन सा अकाउंटिंग करेंगे। और दूसरा होगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। इन द बुक्स ऑफ, क्लियर कट होना चाहिए किसके बुक में कौन सा रिकॉर्डिंग। प्रेसी बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेसी की पुस्तक में। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कंसाइनर के बुक में जर्नल एंट्री होगा। जर्नल एंट्रीज किया जाए। जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे सबसे पहले कंसाइनी, और लेजर बनेंगे। और लेजर्स में कौन कौन सा लेजर कंसाइनर के बुक में बनता है? तो सबसे पहले बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट। दूसरा बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तीसरा बनेगा कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी मतलब एजेंट। कंसाइनी पर्सनल मतलब एजेंट का अकाउंट बनेगा उसके नाम से, और अगर रमेश नाम का एजेंट है तो रमेश के नाम से एक लेजर बना देंगे, ताकि पता चले एजेंट से हमको कितना पैसा आया है। और आता है कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। ये 4 लेजर ये बनाएगा। इसके बुक में भी जर्नल एंट्री होगा। और लेजर बनेगा इसके बुक में भी। लेकिन लेजर्स में सबसे मेन लेजर कौन सा बनेगा? ये बनाएगा कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर, इससे ज़्यादा लेजर इसका बनता भी नहीं। ठीक है, सबसे मेन लेजर इसका क्या है? कंसाइनर अकाउंट। नहीं, एक से ज़्यादा बनता है, लेकिन उसका कोई रिलेवेंस नहीं। आप लोगों को ज़्यादातर उसके बुक में पूछा जाएगा और वही सब लेजर। अब इसमें भी जैसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि नेसेसरी लेजर बनाइए, क्या करेंगे? क्वेश्चन में नहीं नाम लिखता है, बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स। तो नेसेसरी कौन है इसमें? तो ये बनाना ही पड़ेगा, और कंसाइनी पर्सनल बनाना ही पड़ेगा। ये दोनों जब रहेगा तो बनाएगा, नहीं तो इस सब का कोई ज़रूरत नहीं। कंसाइनमेंट गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट स्टॉक भी अगर स्टॉक नहीं दिया है तो बना लीजिएगा। दिया है स्टॉक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नेसेसरी लेजर है जो हर क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा लेजर है? और दूसरा उसी तरह से इसके यहाँ नेसेसरी लेजर यही है। और भी छोटे छोटे लेजर्स बनते हैं, लेकिन नेसेसरी लेजर यही है, जिसमें वो ये तय करता है कितना माल हमको कंसाइनर से आया था, कितना माल हम बेच दिए, कितना पैसा भेजे हैं। अब ये क्या, एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका जर्नल एंट्री देखेंगे कंसाइनर का। हर स्टेप को देखना है, जर्नल एंट्री में क्या क्या जर्नल होगा, कौन कौन से केसेस होते हैं। जर्नल के बाद ये सारे लेजर का फॉर्मेट देखेंगे, और तब हम लोग इसका अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत है? तो हम लोग जर्नल एंट्री देखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ
कंसाइनर, इसको लिख लीजिए उसके बाद। अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। समझिएगा, रटिएगा नहीं। अब यहाँ टाइटल लिख देंगे। जर्नल लिखने से पहले हेडिंग लिखेंगे कि हम कि ये जर्नल किस लिए कर रहे हैं। कोई दिक्कत है तो याद रखना, इसमें ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर एजेंट बेच दिया तो ठीक है, नहीं बेचा ना तो वापस कर देता है स्टॉक को, ठीक है, या तो नेक्स्ट ईयर बेच देता है। तो ओपनिंग स्टॉक का लफड़ा इसमें नहीं रहेगा, ज़्यादातर बहुत कम रेयर केस में मिलेगा आपको ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले होता है फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, प्रेषण पर माल भेजने पर, प्रेषण पर, ये हिंदी लिखना बड़ा दिक्कत, माल भेजने पर। अच्छा, कंसाइनमेंट में अगर माल भेजेगा तो क्या लिखेगा? तो कंसाइनमेंट में जब माल भेजेंगे तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नरेशन इसका नहीं लिख रहे हैं। नरेशन में क्या लिखाएगा बताइए? तो ऊपर, अरे ये टाइटल लिखना है, सेम डिटो उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। नरेशन में बीइंग और फॉर दोनों में से कोई एक यूज किया जा सकता है, बीइंग के जगह फॉर भी यूज किया जा सकता है। तो ये सेम डिटो नरेशन में उतार देना है, समझ गए? तो ऊपर लिख ही रहे तो फिर वही चीज़ नीचे दोबारा क्यों लिखेंगे, इसलिए हम नहीं लिख रहे नीचे, ठीक है। बात समझ गए? टाइटल ही आपको नरेशन में डाल देना है। अच्छा बताइए, सबसे पहले कंसाइनर अपने कंसाइन यानी एजेंट को माल बेचने के लिए भेजा। कंसाइनर क्या करता है? माल बेचने के लिए भेजता है ना, उसके साथ खर्चा भी भेज देता है। अब एजेंट बोल दिया मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, हम नहीं बेचेंगे आपका सामान, तो क्या करना होगा उस केस में? उस केस में क्या करना होगा? पीछे रख दीजिए। उस केस में क्या करना होगा बताइए? जब नया नया कोई भी कंसाइनर रहता है ना, नया नया कंसाइनर कोई भी रहता है तो क्या केस आता है, प्रॉब्लम क्या आता है? कोई भी कंसाइनी नए नए कंसाइनर का सामान बेचना नहीं चाहता है। अब एजेंट देख रहा है कि नया नया बेचने वाला है तो उसको तो हल्के में लेता है कि अच्छा सर बेच देंगे ना, क्योंकि उसके पास ऐसे भी 10-15 कंसाइनर है। मान लो हम एजेंट, हम 10-15 लोगों का माल बेच रहे हैं, तो एक नया आ जाएगा तो हम ऐसे भी हल्के में लेंगे कि आपका सामान नहीं बिकेगा सर, पूरा नौटंकी करता है। तो जो कंसाइनर वो क्या करता है, शुरुआत में बोलता है सर हम माल भी आपको भेज दे रहे हैं और उस माल से रिलेटेड जो खर्चा है ना, भाड़ा उड़ा सब हम भेज देते हैं, लेकिन मेरा माल भेज दो। लेकिन जब धीरे धीरे वो बढ़िया बनने लगता है तब क्या करता है जी, तब कंसाइनर खाली माल भेजता है, बोले जाओ अपना पैसा लगा लेना, क्योंकि कंसाइनी को उसका माल का ज़रूरत है। तो कंसाइनी बोलता है खाली भेज दीजिए सर, भाड़ा हम लगा लेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले पैसा ले लेता है कंसाइनर, जब बढ़िया बन गया तो पहले ऑर्डर, हाँ या नहीं। अब देखो यही पब्लिकेशन का बुक है, अब बढ़िया बन गया है, दुकानदार के पास देख रहा है कि इससे हमको खूब अर्निंग आ रहा है, अब पहले पैसा देना पड़ता है उसको, तब वो माल भेजता है। तो धीरे धीरे समय बदलता है। तो यहाँ लिखा है कि माल भेजेगा, साथ ही साथ खर्च भेजेगा। अगर खर्च भेजेगा तो क्या एंट्री बनेगा? फॉर एक्सपेंसेस सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब प्रेषण का बताओ, कंसाइनमेंट का खर्च भेजें क्या होगा? कंसाइनमेंट का अगर खर्च भेजें क्या होगा? तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेंगे? कैश। ये किसके लिए है? सारे बच्चे रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या भेजेगा? कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनर कंसाइनी को खर्चा भेजा, वो दिक्कत है। उसके बाद माल बिकेगा, उसके बाद क्या होगा? माल बिकेगा। तो माल बेचने का क्या होगा? नहीं, उसके बाद एक और है कि फॉर एडवांस, देखो ये थोड़ा पुराना हो गया इसलिए लिख दिया, एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम कंसाइनी,
कंसाइनी से एडवांस ले लिया पहले कंसाइनर, कि लाओ पहले पैसा दो तब माल भेजेंगे, तो क्या होगा? प्रेसी से अग्रिम प्राप्त होने पर अगर कंसाइनी से कंसाइनर को एडवांस में पैसा मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे? अगर पैसा कैश से मिलेगा तो कैश, चेक से मिलेगा तो बैंक। एक और चीज़, अगर बिल से मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और टू कंसाइनी, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, कंसाइनर माल भेजा, खर्च भेजा, और उससे कभी कभी जब पुराना हो जाता है ना, और हम 15 साल से रिलेशन कंसाइनर कंसाइनी का है, कंसाइनर को पैसे की जरूरत है तो कंसाइनी से एडवांस ले लेता है, लाओ जी पहले दे दो, तो माल तो तुमको भेजेंगे उसमें काट लेना पैसा, पहले दे दो। एडवांस अगर मांगेगा तो एडवांस अगर कंसाइनी एजेंट कैश दे रहा है तो कैश लिखेंगे, बैंक से दे रहा है तो बैंक लिखेंगे, बैंक से मतलब चेक से, और अगर वो बिल दे रहा है तो बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद इस बिल को हम डिस्काउंट करा सकते हैं बैंक से। इस बिल को अगर हम बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो क्या होगा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल बैंक में जमा करने पर, हालांकि इसका अकाउंटिंग सिर्फ जर्नल में होगा, कंसाइनमेंट में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड यहाँ जाएगा। और टू BR समझ जाओगे? BR का मतलब क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेंगे तो ये हाल होगा। कोई दिक्कत है? अब बताइए, सेल करेंगे तो क्या होगा? ये तो भेजे माल, अब बेचने पर क्या होगा? फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण की बिक्री पर। अगर कंसाइनमेंट में सेल होगा तो लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। सेल होगा तो ये एंट्री करेंगे। उसके बाद कंसाइनी का खर्चा होगा, फॉर कंसाइनी एक्सपेंडिचर, कंसाइनी एक्सपेंसेस। प्रेसी के व्यय के लिए अगर कंसाइनी का कोई खर्च होगा तो क्या एंट्री बनेगा? तो बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू यहाँ तक बात समझ आई? देखिए हर सिचुएशन को हम लोग यहाँ लिखे हैं। सबसे पहले माल भेजा, अभी और लिखना है, ऐसा नहीं समझेगा यहीं तक है। माल भेजा, खर्च भेजा, अगर एडवांस मिलेगा, ये दोनों बहुत रेयर केस में मिलेगा। अगर एडवांस मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये लिखेंगे नहीं। और ये बिल डिस्काउंट कराएंगे, अगर बिल मिलेगा तभी ना एंट्री होगा। ये दोनों एंट्री बहुत रेयर केस में होगा। ज़्यादातर जो एंट्री होगा, जो हमेशा एंट्री होगा, उसको हम टिक भी कर देंगे। ये कंपलसरी एंट्री है जो हर क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा अगर एडवांस के बारे में तो लिखेंगे, नहीं दिया तो इग्नोर मार देंगे। ये दोनों बहुत रेयर केस में ऐसा होगा। इसमें एडवांस के बारे में बोलेगा तो लिखेंगे, इसमें बिल का अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो लिखेंगे, नहीं डिस्काउंट कराएंगे तो ये दोनों एंट्री नहीं होगा। तो वो दोनों मेजर एंट्री है कि पहले माल भेजा फिर खर्चा भेजा, माल बिका, ये एंट्री होगा, करना पड़ेगा। खर्चा कंसाइनी का, अच्छा इसमें कंसाइनी का खर्चा के साथ कमीशन भी आ जाएगा। खर्चा के साथ क्या होगा? एंड कमीशन कर दीजिए। कंसाइनी का कमीशन का एंट्री भी वही होगा, सेम, ठीक है। प्रेसी के व्यय, कमीशन, दोनों के लिए, यानी कमीशन भी अगर कंसाइनी काटेगा तो यही एंट्री बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। इसके बाद कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री बनेगा? फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक,
कंसाइनमेंट स्टॉक, प्रेषण स्टॉक के लिए, कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए क्या बनेगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये हो गया स्टॉक का एंट्री। उसके बाद क्या होगा, फॉर कंसाइनमेंट प्रॉफिट, प्रेषण लाभ के लिए कंसाइनमेंट प्रॉफिट का एंट्री क्या बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट प्रॉफिट को जनरल पीएल के नाम से लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री बनेगा कंसाइनमेंट प्रॉफिट के लिए, और लॉस हो जाएगा जस्ट उल्टा होगा, फॉर कंसाइनमेंट लॉस। प्रेषण हानि के लिए अगर कंसाइनमेंट में लॉस होगा तो जस्ट उल्टा एंट्री बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये लॉस का एंट्री हो गया। एक और ध्यान देना है, कंसाइनी सब हिसाब किताब करके लास्ट में डीडी बना के भेजता है, तो बैलेंस अगर ड्राफ्ट बना के भेजेगा तो क्या होगा, इसको लिख दीजिए, फॉर फाइनल पेमेंट सेंट बाई कंसाइनी टू कंसाइनर। कंसाइनी अपने कंसाइनर को फाइनल पेमेंट हिसाब सब करके जो पैसा बचता है उसके लिए भेज देता है, बोलता है कि प्रेषक को अंतिम भुगतान करने पर क्या होगा, प्रेषी द्वारा लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्ड सही सब रहेगा। क्या होगा इसका एंट्री, तो डीडी बना के हम लोग भेजेंगे, फाइनल बैंक ड्राफ्ट बना के भेजेंगे, तो इसका एंट्री बनाएंगे हम लोग कैश या बैंक बिल्स रिसीवेबल, बैंक कॉमा कैश कॉमा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये देखो पहले भी हो चुका है, ये वाला एंट्री होगा जो एडवांस मिला ना, ये वाला एंट्री होगा, सेम देखिएगा। और टू कंसाइनी, एडवांस का जो एंट्री था वही एंट्री यहाँ पे भी हो जाएगा अगर वो फाइनल पेमेंट भेजेगा तो। और एक लास्ट एंट्री और होता है, कहाँ लिख दें उसको हम लोग, एक एंट्री होता है कि जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है ना, ये इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, इसको डेबिट करते हैं और ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्री कहाँ कर दें, ध्यान देना। इसके बाद यहाँ पे एंट्री लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मूड में सब उतार दीजिए, तो उसके बाद लिखना है, क्या लिखते हैं, फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट है ना, इसको डेबिट कर दीजिए। तो एंट्री बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को हम लोग कहाँ भेज दिए, ट्रेडिंग में। नंबर दे दीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। ये पहला नंबर एंट्री है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। देखिए ये तीसरा चौथा हमेशा नहीं होगा, रेयर केस में होगा, जब दिया रहेगा तो। ये पाँचवा होगा, ये छठा होगा, ये सातवां होगा, आठवां होगा, 9 नंबर, 10 नंबर, और ये कितना नंबर है। अब बताओ जी, ये मत बोलना कि 11 एंट्री होगा ही होगा। बहुत बच्चा ये सोच लेता है कि 11 एंट्री होगा ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बताओ प्रॉफिट लॉस दोनों एक साथ होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, ये दोनों अगर दिया रहेगा तभी ना, नहीं दिया रहेगा नहीं करेंगे। ये एंट्री हमेशा होगा, प्रॉफिट लॉस में से कोई एक ये एंट्री होगा कि पैसा आपको भेजना पड़ेगा, ये एंट्री करेंगे। प्रॉफिट लॉस का कोई एक एंट्री करेंगे। स्टॉक का एंट्री अगर स्टॉक है तो होगा, कंसाइनी खर्चा किया और कमीशन किया तो ये सब एंट्री होगा ही होगा। इसमें से 2 एंट्री ऐसा है जो कि नहीं हो सकता है, ये दोनों अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 3 और 4 तभी लिखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है इधर 7 और 8,
सॉरी 8 और 9 वो दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस, बाकी सारे एंट्रीज होंगे। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका लेजर का फॉर्मेट बताते हैं।